गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बोथ चैप्टर्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट को मेंशन किया गया है। इन दोनों चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाया जाता है, तो हम इसके मीनिंग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाया क्यों जाता है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब किसी न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है किसी फर्म में, या फिर किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को रिटायर किया जाता है, या फिर डेथ की सिचुएशन में, जो उनकी बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ गिवन है वो एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। इसका चेंज होने का कारण क्या है? या तो उनकी एसेट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि उनकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, या फिर उनकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। इसी तरह से ये रीज़न भी हो सकता है जो उनकी लाइबिलिटीज़ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, या फिर जो लाइबिलिटीज़ है वो डिक्रीज़ हो रही है। ये दो रीज़न हैं जिनकी वजह से चेंजेस आता है उनकी वैल्यूज़ में। अब जब एसेट्स में कोई चेंज आएगा, एसेट्स में अगर कोई चेंज आता है, जैसे एसेट इंक्रीज़ हो रही है, या तो एसेट इंक्रीज़ हो या फिर लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो, इन दोनों सिचुएशन में क्या है, फर्म के लिए प्रॉफिट है। क्योंकि इससे क्या है, फर्म के प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी तरह से अगर एसेट्स की वैल्यूज़ में कमी आ रही है या फिर जो लाइबिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ हो रही है, इस सिचुएशन में क्या राइज होता है, लॉस। जो भी प्रॉफिट और लॉस अराइज हो रहा है हमारी कंपनी में, फर्म में, तो वो जो नया पार्टनर है उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। क्योंकि जो नया पार्टनर है उसने अभी तक कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। जो भी वर्क है या फिर जो गुडविल बनाई गई है फर्म की, जो प्रॉफिट या फिर रिजर्व बनाए गए हैं या फिर लॉस अराइज हुआ है, वो सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर जो वर्किंग पार्टनर हैं उनके लिए है। तो वो प्रॉफिट भी अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लॉस भी। तो जो न्यू पार्टनर है वो सफ़र नहीं करेगा, ना ही एक्स्ट्रा बेनिफिट गेन करेगा। एडमिशन के टाइम पर जो भी रेशो होगी, जो भी प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और ओल्ड रेशोज़ में। इसी तरह से अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट के टाइम जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे बिफोर रिटायरमेंट, फॉर एग्जांपल ABC 3 पार्टनर है, अगर C रिटायर हो जाता है तो भी जो प्रॉफिट एंड लॉस रिटायरमेंट से पहले अराइज हो रहा है वो तीनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है। इस तरह से जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो भी चेंजेस आया है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में वो कैलकुलेट किया जा सके, और जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की ट्रू और फेयर वैल्यूज़ है वो बैलेंस शीट में दिखाई जा सके। अब नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का मीनिंग। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? एक ऐसा अकाउंट जो कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की ट्रू और फेयर वैल्यूज़ को दिखाता है। ये एक तरह से नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसी तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी लॉसेस अराइज होंगे या फिर जो एसेट्स में डिक्रीज़ हो रहे हैं, जो एसेट्स की वैल्यू या फिर लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, उन सब को डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, और जो भी क्रेडिट साइड है वो इनकम और गेंस को शो करेंगे। इसलिए इसका नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट का। इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है। इसका पर्पज़ क्या है? एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है फर्म की, उनकी ट्रू वैल्यूज़ को शो करना। एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम इसको यूज़ किया जाएगा ताकि जो न्यू पार्टनर है उसको ना तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले और ना ही वो लॉस की वजह से सफ़र करे। इसी तरह रिटायरमेंट के टाइम जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसको उसके हार्ड वर्क के लिए या जो भी उसका कंट्रीब्यूशन था उसके लिए उसकी पेमेंट की जाएगी।
या तो गुडविल की फॉर्म में होगी या प्रॉफिट एंड लॉस की या रिजर्व कुछ भी। इसीलिए जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है उनकी वैल्यूज़ में, उसको कैलकुलेट किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट की वजह से। नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनकी 3:2। अगर फर्म का में प्रॉफिट अराइज हो रहा है 2 लाख का, वो भी किसी एसेट में चेंज होने की वजह से, किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है लाइक लैंड की या बिल्डिंग की, तो फिर जो उनका प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनकी ओल्ड रेशो में। इसमें जैसे दिखाया गया है कि जो सी या न्यू पार्टनर एडमिट होता है सितंबर 2019 को, तो सितंबर 2019 से पहले जो भी प्रॉफिट या लॉस या रिजर्व अराइज हो रहा है वो सभी पुराने पार्टनर्स यानी कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसमें सी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे अगर कोई 3 पार्टनर्स है ए बी सी और सी रिटायर हो जाता है सितंबर 2019 को, तो जो भी प्रॉफिट लॉस या फिर जो रिजर्व्स बनाए गए हैं उन सबको ओल्ड पार्टनर्स यानी कि ए बी सी ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जैसे कि हमने किया था ये नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट साइड में शो किया जाएगा ऑल नॉमिनल अकाउंट्स लॉसेस, और क्रेडिट साइड में शो किए जाएंगे सारे प्रॉफिट्स। जैसे फर्स्ट टर्म है टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज़ आ रहा है, वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर की वैल्यू 20,000 थी जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में शो की गई थी, और अब जो उसकी वैल्यू है वो 10,000 ही रिमेनिंग है, तो जो 10,000 है वो एक तरह से क्या है, लॉस है, तो उसको यहाँ पर शो किया जाएगा। नेक्स्ट है टू इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। अगर लाइबिलिटीज़ के वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है, इसका मतलब क्या है, ये फर्म के लिए लॉस है, तो इसको डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं, ये भी एक तरह से लॉस है, क्योंकि ये ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं जो कि बैलेंस शीट में पहले मेंशन नहीं की गई थी, लेकिन अब ये लाइबिलिटीज़ अराइज हुई है, तो जो भी अराइज हुई है लाइबिलिटीज़ इसको भी शो किया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में एज ए लॉस। इसी तरह से क्रेडिट साइड में इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू में बढ़ोतरी हो रही है तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से प्रॉफिट है फर्म के लिए। इसी तरह से किसी लाइबिलिटी में अगर डिक्रीमेंट आ रहा है, कोई लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो वो भी फर्म के लिए क्या है, लॉस, इसको भी क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड एसेट। जैसे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ थी, उसी तरह अनरिकॉर्डेड एसेट्स में क्या होगा, ये ऐसी एसेट्स हैं जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं शो की गई थी, लेकिन अब ये अराइज हो गई है, तो फिर इनको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा। अगर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को हम फिर मैच करेंगे, डिफरेंस आएगा, अगर वो डिफरेंस डेबिट साइड में आ जाता है तो फिर टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, यानी कि प्रॉफिट अराइज होगा, और इस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसी तरह से अगर डिफरेंस अराइज होता है क्रेडिट साइड में, तो वो एक तरह से लॉस होगा, और उसको भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये था इसका फॉर्मेट। नेक्स्ट है इसके जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट पॉइंट जैसे कि किया था हमने, इंक्रीज़ होता है अगर एसेट्स की वैल्यू में, उसकी एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि एसेट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, ये एक तरह से हमारे लिए प्रॉफिट है, इसलिए एसेट्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। इसके अमाउंट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी रिवाइज्ड वैल्यू यानी कि जो अभी एट प्रेजेंट वैल्यू है एसेट्स की, उसमें से लेस कर दिया जाएगा बुक वैल्यू को। इसी तरह से डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अब क्योंकि एसेट में कमी आ रही है इसकी वैल्यू में, तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को एज ए लॉस डेबिट किया जाएगा टू एसेट्स अकाउंट। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट हम कैसे कर सकते हैं, जो बुक वैल्यूज़ है उसमें से माइनस कर दिया जाएगी रिवाइज्ड वैल्यू को। इसी तरह से इंक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है
तो फिर ये भी लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। इसकी अमाउंट को निकालेंगे हम रिवाइज्ड वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़, अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में कमी आ रही है, ये तो प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अमाउंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बुक वैल्यू माइनस रिवाइज्ड वैल्यू। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स अराइज होती है तो इसकी ये हमारे लिए लॉस है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। इसी तरह से अगर प्रॉफिट अराइज होता है तो उस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और अगर लॉस अराइज होगा तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। प्रॉफिट के लिए एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से लॉस के लिए एंट्रीज होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये इसकी कुछ एंट्रीज थी जिसे हम फॉर्मेट्स में से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, एक न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, उससे पहले जो बुक वैल्यू थी बिल्डिंग की, वो थी 1.5 लाख। लेकिन आफ्टर एडमिशन या फिर एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया तो उस बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख मिली। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो बिल्डिंग की वैल्यू है उसमें 50,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये क्या है, एक तरह से प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसकी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 50,000। इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाया जाएगा ताकि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ में चेंज आया है, या तो वो प्रॉफिट अराइज कर रहे हैं या लॉस अराइज कर रहे हैं, उन सबको ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसमें न्यू पार्टनर्स का कोई शेयर नहीं होगा। लेकिन अगर जो रिटायरमेंट के टाइम पर जो पार्टनर जा रहा है वो अपने साथ उस प्रॉफिट को या लॉस को अपने साथ ही लेके जाएगा। ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट।